औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरें हैं तीन चार धांसू किस्म की जो आपको खुश भी करेंगी और तशवीश में भी आप मुब्तला कर सकती हैं। बहरहाल ख़बर तो ख़बर होती है। पहली ख़बर है कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो चाँद पर अड्डे बनाएगा और इन अड्डों के बनाने का मकसद चीन और रूस को काबू में रखना है। चीन और रूस वैसे उसके काबू में नहीं आ रहे और बराबर की टक्कर दे रहे हैं, ज़ाहिर है, और इतना बड़ा दरमियान में एक फासला भी है। चीन के लिए कौन अड्डे देगा, रूस के लिए कौन अड्डे देगा, वो अड्डे देगा भी तो किस कदर इस्तेमाल होंगे, जो अड्डे देगा उसकी क्या हालत होगी, शामत अमाल आएगी। जैसे यूक्रेन जिसको काबू करने की कोशिश की गई और यूरोप में शामिल करने का लालच दिया गया, तो उसका जो हशर रूस ने कर दिया वो सबके सामने है। तो फैसला अमेरिका ने ये किया है कि वो चाँद पर फौजी अड्डे कायम करेगा और रूस भी किसी से कम नहीं है। उसने भी जवाब में ऐलान किया है कि वो ज़मीन के मदार में टनों टनों वज़नी, मनों नहीं, किलोज़ नहीं, पाउंड्स नहीं, टन्स में वज़नी बम जो है वो ज़मीन के मदार में रखेगा ताकि अमेरिका किसी भी खौफनाक कार्रवाई से बाज रहे। नाज़रीन, अब ये देखें किस कदर खौफनाक मंसूबे इनके, पता नहीं कामयाब होते हैं या नहीं होते और किस हद तक होते हैं। वैसे तो है तो अभी ये कई साल पहले दूर की बात, लेकिन खुदा न खास्ता जैसे इनकी साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, अगर ये इन मकासद में कामयाब होते हैं तो मुझे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये क़यामत इंसान ख़ुद अपने ही हाथों से लाएगा। कोई किसी की मौम जुई की कोशिश, ख्वाहिश, कोई गलती अगर ज़मीन के मदार में रखे हुए टनों वज़नी बमों को धमाके से उड़ा दे तो, और उस धमाके की शिद्दत से ज़मीन ज़रा सी भी अपने मदार से निकल जाए तो बस उसी का नाम क़यामत होगा। लेकिन नहीं, क़यामत का तो एक तरीका हमारे अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह ने मुकर्रर किया। इंसान जितनी मर्ज़ी मंसूबे बनाता रहे, असल तदबीर तो अल्लाह की है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। नाज़रीन, दूसरी ख़बर दिलखुश कुन है पाकिस्तानी नौजवानों के लिए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब से ख़िताब करते हुए अपने प्रोग्राम बताए और उन्होंने इंकशाफ किया कि नौजवानों को इस मरतबा पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप्स दिए जाएंगे। ये लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दे दिया गया है और ये मेयार में किसी तरह भी इंपोर्टेड लैपटॉप से कम नहीं होंगे और तमाम स्टूडेंट्स को बला तफरीक मिलेंगे। और इन लैपटॉप्स की मदद से नौजवान जो पहले भी हुकूमत के दिए गए लैपटॉप से बेशुमार लोग इस्तेफ़ादा करते रहे, मैं ये बताने में कोई हार नहीं महसूस करता, बल्कि मैं मशकूर हूँ हुकूमत का, नवाज़ शरीफ हुकूमत का, कि उन्होंने जो लैपटॉप स्कीम दी तो उससे मेरी दोनों बेटियों को फ़ायदा हासिल हुआ। मेरी दोनों बेटियों ने कायदे मुस्लिम में पढ़ती थीं, उन्हें लैपटॉप मिले और उन्हीं लैपटॉप पर अपनी तालीम मुकम्मल की। यकीनन मेरे लिए ये मुश्किल था कि मैं इतने महंगे लैपटॉप्स उनको लेके दे सकता, और ये बहुत बड़ी जो एक सहूलत है स्टूडेंट्स के लिए हुकूमत की तरफ से मिलती है। और कोविड में आपको पता है कि सारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई। कोविड के दिनों में वो स्टूडेंट्स ने की और जिनके पास लैपटॉप था वो ज़ाहिर कर सके। और जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं भी होती तो आपका सारा डाटा, आपके नोट्स, आपके जो टॉपिक्स हैं उन पर रिसर्च वो लैपटॉप्स पे ही होती है। एक बहुत अच्छा इक़दाम है और ये इक़दाम तो है लैपटॉप देने का और पढ़ाई का। जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है तो फिर क्या होता है, हमारी यूनिवर्सिटियाँ बेरोज़गार प्रोड्यूस कर देती हैं और लंबी लाइनें लग जाती हैं नौकरियों की तलाश में। तो उसका हल प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने बिज़नेस लोन की सूरत में निकाला है और हज़ारों की तादाद में बिज़नेस लोन नौजवानों को दिए जाएंगे ताकि वो बाहर निकलकर सिर्फ नौकरियां न तलाश करते फिरें, बल्कि अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक रोज़गार के लिए कर्ज़ हासिल करें और काम शुरू करें। नाज़रीन, ये आप माजी गवाह है, तारीफ़ की बात नहीं है। जो फैक्ट की बात है वो है कि नून लीग के मंसूबे कागज़ी और हवाई अंडे कट्टे मुर्गियों की तरह के नहीं होते, भांग और कपास की तरह के नहीं होते, ग्राउंड रियलिटीज़ होती। लैपटॉप का ऐलान हुआ, लैपटॉप मिले और माजी में कारोबारी स्कीमें आई और वो नौजवानों को मिली। बेशुमार लोगों ने अपने अपने कारोबार शुरू किए
اور اب مستقبل میں بھی ایسا ہی ایک منصوبہ ہے کہ بزنس لون دیے جائیں گے، تو جو نوجوان یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں وہ بزنس کی تیاری کریں، اور جو ابھی پڑھ رہے ہیں وہ لیپ ٹاپ کے اصول کی تیاری کریں تاکہ ان کی پڑھائی شاندار طریقے سے مکمل ہو سکے۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ فراگوگی کی تو آپ جانتے ہیں، یہ کہی جاتی ہے عمران خان یا شاید پنکی پیرنی کی فرنٹ لیڈی، جو مختلف لوگوں سے ڈیل کرتی تھی اور پیسے پکڑتی تھی، جائیدادیں بناتی تھی، اور ظاہر ہے عمران خان یا پنکی پیرنی صاحبہ کو یہ شوق تو نہیں ہے کہ آرڈر ان کا چلے اور اکاؤنٹ صرف فراگوگی کا بھرے، تو اکاؤنٹ سب کے ہی بھرتے تھے۔ اور جب اس پر ہاتھ ڈالا گیا تو اس کے ڈیفنس میں خود عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا تھا کہ وہ تو اس نے پراپرٹی سے پیسے بنائے ہیں، اور پراپرٹی خریدنا بیچنا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ خان صاحب، پراپرٹی خریدنا بیچنا جرم نہیں ہے، لیکن جس پوزیشن پہ آپ موجود ہوں اس کی پرائر انفارمیشن سے آپ کسی اپنے جاننے والے کو مستفید کریں اور وہ اس سے مال بنا لے اور باقی بیٹھے رہ جائیں، یہ جرم ہے، یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ اور اسی جرم میں آپ کی پارٹی کے سب سے ایک اہم رکن جو آپ کے لیے جہاز کو رکشے کی طرح استعمال کر کے آپ کے لیے ممبرز لاتے اور لے جاتے تھے، ان کو ڈسکوالیفائڈ قرار دیا گیا تھا جہانگیر ترین صاحب کو، کہ وہ جب وزیر خزانہ تھے ایک زمانے میں اپنے دور میں، تو انہوں نے یہ پرائر انفارمیشن اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے استعمال کرنا شروع کی تھی، اور وہ اپنے مالی اور کک کے نام پر پہلے سے شیئرز خرید لیا کرتے تھے۔ تو کرپشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ پولیس والے کی طرح دبے ہاتھ سے نوٹ پکڑ کے جیب میں ڈالیں، یہ بھی کرپشن ہوتی ہے کہ جو پیسہ قومی خزانے کے لیے برطانیہ نے آپ کو دیا کہ بھائی یہ کرپشن سے آیا تھا، آپ کا پیسہ آپ اپنے خزانے میں جمع کر لیں، آپ وہ پیسہ واپس خزانے میں جمع کرنے کے بجائے اسی کرپٹ آدمی کے اکاؤنٹ میں جس میں جرمانے کی قسطیں جمع ہو رہی ہیں، جمع کرا کے اس کو 60 ارب روپے کا 90 ملین پاؤنڈ کا ریلیف دے دیں، یہ بھی کرپشن ہے۔ اور صرف اتنی کرپشن نہیں ہے، آپ نے کہہ تو دیا کہ پیسے تو قومی خزانے میں ہی ہیں، لیکن اس قومی خزانے میں آئے ہوئے پیسے کا قومی خزانے کو فائدہ نہیں، نقصان ہوا ہے۔ وہ پیسہ قومی خزانے میں آتا تو وہ قومی خزانے میں ایک اماؤنٹ ہوتی، اور قومی خزانے میں دوسری اماؤنٹ ملک ریاض اپنی کمائی سے الگ سے جمع کراتا۔ وہ بہت خوفناک نقصان آپ نے دیا، اور جو ملک ریاض کو فائدہ دیا اس کے بدلے میں آپ نے 40 ایکڑ زمین لی اور اس پر القادر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جس کے لیے پیسہ اور ہیرے کی انگوٹھیاں بھی ملک ریاض صاحب نے فراہم کی۔ پتہ نہیں اہل یوتھ کی نظر میں کرپشن اور کسے کہتے ہیں؟ آج کے پی کے میں BRT کے منصوبے اٹھا کے دیکھ لیں، کرپشن کا ایک انبار ہے، اربوں روپیہ اس پہ لگ گیا، اور وہ میٹرو ڈھنگ سے چل کے نہیں دے رہی، اور نہ ہی اس کی کوئی تحقیقات ہونے دی جا رہی ہے۔ پہلے جب نیب نے ہاتھ ڈالا تو نیب کا ادارہ ہی بند کر دیا گیا تھا۔ بہرحال فراگوگی بات چل رہی تھی، فراگوگی کی خبر سے، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ خبر یہ ہے کہ فراگوگی کے جو بچے ہیں ان کے نام ECL سے نکالنے کا حکم عدالت عالیہ لاہور نے دے دیا ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ جب فراگوگی کے خلاف مقدمہ درج ہوا تو اس کے بچوں کی عمریں 16 سال سے کم تھیں، لہذا ان کا نام ECL میں ڈالنے کا کوئی جواز نہیں۔ ناظرین، فراگوگی کے بچے ہوں، عمران خان ہوں، پنکی پیرنی صاحب ہوں، عدلیہ مسلسل اور بدستور انہیں ریلیف دینے پہ لگی ہوئی ہے اور مصر ہے، اور جہاں اس کو تھوڑی سی مسائل پیش آئیں وہاں وہ آئین اور قانون کا رونا روتی ہے اور سپریم کورٹ کو خط لکھتی ہے۔ یہ جن جج صاحبان کو آج بہت آئین اور قانون یاد آ رہا ہے، یہ اسی دور کے لوگ ہیں جب دشمن قوتوں کو ووٹ سے شکست دینے کے اعلانات کیے گئے تھے۔
ये छोटे छोटे कियानी और बाजवे जो हैं आज भी इमरान खान को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सपोर्ट अगर जारी व सारी है तो फिर जो तरक्की का ये सफ़र है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं इमरान खान एंड कंपनी जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए हद्दुल इम्कान कोशिशें करते हैं और इस हद से गुजर जाते हैं कि मुल्क की सलामती का भी ख्याल नहीं करते। और IMF कभी IMF बयान देते हैं, कभी IMF को ख़त लिखते हैं, और कभी अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर जाके मुजाहरे तक करते हैं कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो ताकि ये डिफ़ॉल्ट कर जाए। नाज़रीन, ये सूरत हाल अगर चलती रही तो जो तरक्की का एक सफ़र शुरू हुआ है, जिससे अब मईशत में इस्तेकाम आना शुरू हुआ है और कुछ महंगाई में कमी नज़र आनी शुरू हुई है, वो फिर एक मरतबा सबोटेज हो सकती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसको पहले चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने देना PTI का पहला मिशन है, और वो उस पर आज तक गमज़न है। अगर 9 मई के किरदारों को ढील ना दी गई होती और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा के छोड़ ना दिया गया होता, बल्कि उनके ख़िलाफ़ सख्त कानून की गिरफ्त सख्त की गई होती, तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। 9 मई फिर आ रहा है, और उस 9 मई पर शर्मिंदा होने के बजाय जो PTI के सपोर्टर्स हैं उसका सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अंदाज में मजाक उड़ाने पर लगे हुए हैं। इसीलिए लगे हुए हैं कि उन्हें 9 मई के वाक़े के बाद किसी किस्म की बहुत ज़्यादा सख्ती का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ गिरफ़्तार हुए और फिर उसके बाद ज़मानतों पे बाहर आ गए, और अब वो अपनी दोबारा से एक्टिविटीज़ शुरू कर चुके हैं। नाज़रीन, सूरत हाल बहुत खुशगवार नहीं है, लेकिन हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इस पर काबू पाएगी, और इसी मकसद के लिए सोशल मीडिया के कानून में एक तरमीम लाई जा रही है, और इसका FIA और साइबर क्राइम से इन्हिसार ख़त्म करके इंडिपेंडेंट एक्ट बनाया जा रहा है। वज़ीर कानून का इस हवाले से कहना था कि ये FIA का काम नहीं है और वो इसको रोकने में नाकाम भी हो चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे होने वाली मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को रोका जाना बे इंतहा ज़रूरी है, कि सोशल मीडिया को शुतर बेमहार छोड़ दिया गया तो फिर इस मुल्क को जो है संभालना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, देखते हैं ये जो नया एक्ट आ रहा है सोशल मीडिया के हवाले से, ये किस हद तक इस सोशल मीडिया को काबू कर पाएगा। क्या ये सोशल मीडिया पे होने वाली नॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी इफ़ेक्ट करेगा, या सिर्फ मुल्क की सलामती या मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम से मुतालिक जो के ख़िलाफ़ जो पोस्ट और व्लॉग्स हैं उन्हीं पर हाथ डाल पाएगा। देखते हैं जो भी सूरत हाल होगी। नाज़रीन, सभी आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से राशिद दीप को। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।